हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेकंड लेक्चर में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के साथ, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारी एसए 700 सीरीज से। सर हम डायरेक्टली एसए 700 सीरीज क्यों शुरू कर रहे हैं? बीच में आपका 200 से 600 सीरीज का क्या हुआ? सो बेसिकली ये जो आपकी एसए 700 सीरीज है, इसमें ना आपका पूरा ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि ऑडिटर्स रिपोर्ट कैसे बनती है, उसमें क्या आता है, हम कब कौन सा ओपिनियन देते हैं, क्यों देते हैं, ये सारी चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बार हमने डिस्कस कर लिया ना स्टार्टिंग में ही, अगर हमें ये क्लैरिटी मिल गई तो आगे चल के जब हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब ये जो 200 से लेके 600 वाली सीरीज में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी चीजें बोलेंगे कि हमें ये रिपोर्ट देना चाहिए, हमें ओपिनियन ऐसा इशू करना चाहिए, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वहां पे हम वो ओपिनियन इशू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये 700 सीरीज में ऑलरेडी अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस सर। एंड ऑब्वियसली आपने एक बार, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया, तो आपने एक बार इसको पढ़ा होगा अच्छे से। तो हम इसको वापस से बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ मेरा यहां पे फोकस रहेगा कि आपको मैं कैसे याद करवा सकूं चीजों को, और आपको बता सकूं कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कैसे हमें उसको आंसर लिख के आना चाहिए। तो ये मेरा फोकस रहने वाला है इस पर्टिकुलर बैच में, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 40 to 45 आवर्स में हम पूरा आपका ये सीए इंटरमीडिएट ऑडिट 100% कॉन्सेप्ट्स एंड 100% क्वेश्चंस के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे एसए 700 के साथ। तो सर हर एक एसए का हमारा नाम होता है, इस पर्टिकुलर एसए का नाम है कि हमें ओपिनियन बनाना है एंड रिपोर्टिंग करनी है। सर हमें ओपिनियन किस पे बनाना है, हमें किस पे रिपोर्टिंग करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मैंने आपको बताया हुआ है, बेसिक्स का लेक्चर आपने देख लिया होगा। आई एम अज्यूमिंग अगर आपने बेसिक का लेक्चर स्किप कर दिया था, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप बेसिक्स वाला लेक्चर देख लीजिए। भले आपको पता हो सारी चीजें, फिर भी एक बार रिफ्रेश करने के लिए, या फिर हो सकता है आपको कुछ नई चीज पता चल जाए, इसलिए आप वो बेसिक्स वाला लेक्चर बिल्कुल देख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि सर हमारा ये जो पूरा सीए इंटरमीडिएट में ऑडिट दिया हुआ है, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है, तब हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम एसए 700 में यही डिस्कस करने वाले हैं कि सर ओपिनियन हम कैसे देते हैं एंड उसकी रिपोर्टिंग कैसे करी जाती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं एसए 700 में। अब वैसे देखा जाए तो आपके हर एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ना अपना खुद का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में। अब मैंने आपका हर स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखा है आपकी कॉन्सेप्ट बुक में। जो इंपॉर्टेंट है, जो आईसीएआई पूछ सकती है, जो समझने लायक है, पूछने लायक है, सिर्फ वही वाले मैंने आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हमारे एसए 700 का क्या ऑब्जेक्टिव है। सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का? हमारा ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना। ओपिनियन हम किसके बेसिस पे देते हैं सर? कंक्लूजन के बेसिस पे देते हैं। कंक्लूजन कैसे बनाते हैं सर? एविडेंस के बेसिस पे बनाते हैं। तो यही हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है एसए 700 का। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव, ये ओपिनियन लेके क्या मैं घर पे चला जाऊंगा? नहीं सर, हम ये ओपिनियन बताएंगे। कैसे बताएंगे सर? रिटन रिपोर्ट के थ्रू बताएंगे। कैसे करेंगे? हम ये ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करेंगे थ्रू रिटन रिपोर्ट, लिखित में रिपोर्ट बनाएंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट वाली, और उससे हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है, यस सर। अब ये जो ओपिनियन देने के लिए, अपनी रिपोर्ट में ओपिनियन इंक्लूड करने के लिए, मुझे भी तो रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ेगा ना, तभी तो मैं सामने रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा। तो रीजनेबल एश्योरेंस मुझे ऑब्टेन करना पड़ेगा। सर किस बारे में रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है? कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं, इस बारे में मुझे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। सर इस बारे में रीजनेबल एश्योरेंस मैंने ऑब्टेन किया कि नहीं किया, ये जानने के लिए मैं तीन चीजों को कंसीडर करूंगा। कौन सी तीन चीजों को कंसीडर करूंगा? इधर ध्यान दीजिए, तीन चीजों को मैं कंसीडर करने वाला हूं। सबसे पहले कि क्या ये जो रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए मेरे पास एविडेंस है या फिर नहीं है। क्या सिर्फ एविडेंस देखेंगे? नहीं सर, हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देखेंगे कि क्या हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया कि नहीं ले लिया। अब मैंने क्या बोला सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ बनने चाहिए। कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ नहीं बनते? जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हो। क्या हमें छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है? नहीं सर, हमें तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। मतलब अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो फिर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ नहीं बनेंगे। तो मुझे यही चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे ना बीच में आपका एक कॉन्सेप्ट आता है ऐसे 450 में हम जिसका डिस्कशन करेंगे कि सर जैसे ही हमें मिस स्टेटमेंट मिलते हैं ना, तो हम डायरेक्टली अपना ओपिनियन नहीं देते, डायरेक्टली हम अपनी रिपोर्ट नहीं बनाते। हम पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करते हैं, हम मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते हैं कि देखो मैनेजमेंट, मुझे ना ये वाला मिसस्टेटमेंट मिला है, अब आप बताइए क्या करना है। अब हो सकता है ना कि मैनेजमेंट से भी गलती से मिस्टेक हो गई हो, उन्होंने गलती से ऐसी अकाउंटिंग कर दी हो, तो हम वो मैनेजमेंट बोले कि ठीक है भाई, गलती से मिल गया होगा, गलती से हो गया होगा मिसस्टेटमेंट, चल मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। तो एक मिसस्टेटमेंट वो होते हैं जो मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिए, और दूसरे मिसस्टेटमेंट क्या हो सकते हैं? जो मैनेजमेंट ने मना कर दिया करेक्ट करने से, वो बोले नहीं भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही
होगा, तेरे को करना है तो कर ले, नहीं करना है तो मत कर। तो मैनेजमेंट अगर करेक्ट नहीं कर रहा है मिसस्टेटमेंट्स को तो उसे हम बोलते हैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। मतलब अगर कोई मिसस्टेटमेंट, अगर सपोज मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है, ठीक है, मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ बने। लेकिन अगर कोई मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रहा है और मेरे हिसाब से वो मटेरियल है, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ नहीं बने हैं। तो यहां पे दूसरा पॉइंट ये आता है, मुझे ये चेक करना है क्या कोई ऐसा मिसस्टेटमेंट जो अनकरेक्टेड है वो मटेरियल है या फिर नहीं है। और ये हम कैसे चेक करते हैं सर? अपने इवैल्यूएशंस के बेसिस पे। सर क्या इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर? एक ही तो काम है हमारा, इवैल्यूएट करना कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ बने हैं कि नहीं बने। सर ये दो बार यहां पे क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि यहां पे अब हम जो इवैल्यूएट करने वाले हैं ना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसमें हम सिर्फ अमाउंट नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखेंगे, अब हम लोग क्वालिटी भी देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट जो अपनी अकाउंटिंग करता है उसमें वो क्वालिटी मेंटेन करता है कि नहीं करता है। मैनेजमेंट के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल देके समझाइए। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि यार इस साल ना मैं प्रोविजन ज्यादा बनाऊंगा। ज्यादा क्यों बनाऊंगा? क्योंकि इस बार ना मुझे अपना टैक्स कम पे करना है, प्रॉफिट कम दिखाना है, इसलिए मैं प्रोविजन ज्यादा बनाऊंगा। उल्टा भी हो सकता है, प्रोविजन कम बनाऊंगा ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखे। तो ये जो होते हैं ये क्या है? मैनेजमेंट का बायसनेस, मैनेजमेंट का क्या बोलते हैं उसको, पक्षपात करना, मैनेजमेंट का पार्शियलिटी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनिएगा, कीवर्ड है आपका लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर न्यूट्रलिटी नहीं है। तो यहां पे ये चीज क्या है सर? ये आपको अमाउंट में नहीं दिखेगी। अमाउंट में आप प्रोविजन मैनेजमेंट ने बनाया, आपने मैनेजमेंट से पूछा कि आपने क्या परसेंटेज पे प्रोविजन बनाया, मैनेजमेंट बोलेगी देखो मैंने इस परसेंटेज पे प्रोविजन बनाया। अब उसको हम ज्यादा चैलेंज नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर, क्योंकि भाई मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा पता है। तो ये क्वांटिटी वाइज तो हम इसको पकड़ नहीं पाए, लेकिन क्वालिटी वाइज हम इसको पकड़ सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट ने जानबूझ के ये प्रोविजन ज्यादा बनाया है। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी मुझे चेक करने पड़ेंगे और मैनेजमेंट के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया सर? अभी तक हमने ये देखा कि सर हम ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं एसए 700 के। इधर ध्यान दीजिए सर, एसए 700 का क्या ऑब्जेक्टिव है कि सर हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना है बेस्ड ऑन कंक्लूजन जो हमारे निकले हैं, बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। और ये जो ओपिनियन है इसे हमें एक्सप्रेस करना है थ्रू आवर रिपोर्ट। ऐसे ये वाला जो पर्टिकुलर इतना जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाएगा, इसको बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना है थ्रू आवर ऑडिट रिपोर्ट। अब ये ओपिनियन एक्सप्रेस कैसे करेंगे सर? पहले ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए हम पहले रीजनेबल एश्योरेंस ले लेंगे। रीजनेबल एश्योरेंस किस बारे में लेंगे? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने। ये हम कैसे चेक करेंगे सर? ये हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ चुका है। दूसरी चीज, क्या कोई ऐसे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है जो मटेरियल हो सकते हैं। एंड तीसरी चीज, हमारे इवैल्यूएशंस के बेसिस पे। सर हम किसका इवैल्यूएशंस करते हैं? हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएफआरएफ बना है कि नहीं बना है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन यहां पे हम कंसीडर करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हमारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के, कि जो भी हम अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं, जो भी एंटिटी की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उसमें क्वालिटी कैसी है, उनके डिसीजन मेकिंग में कैसी क्वालिटी है, इंक्लूडिंग क्या मुझे ऐसा कहीं पे देख के लग रहा है कि मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है, मतलब मैनेजमेंट ने लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है। ये चीज मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है? यस सर। अब यहां पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा आपका, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको ऐसे बढ़िया से एक क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है। ये आपको याद करना पड़ेगा इसके कीवर्ड्स को। ये क्या बोल रहा है सर? स्पेसिफिकली क्या क्या इवैल्यूएट करना है ऑडिटर को। ऑडिटर को क्या इवैल्यूएट करना है सर? एक सिंपल सादी सी चीज मुझे इवैल्यूएट करनी है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करना। अब मेरे पास ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए, तो मैंने सबसे पहले क्या देखा कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं, कौन कौन से टाइटल है हमारे स्टेटमेंट्स के। मतलब क्या आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या बैलेंस शीट है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि टर्मिनोलॉजी आपने क्या यूज करी है। फिर मैं जब ये देख रहा था ना, तो मुझे नीचे लास्ट में दिखा नोट्स टू अकाउंट्स। तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स जो है वो एडिक्वेट है या फिर नहीं है। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? जितने होने चाहिए उतने डिस्क्लोजर्स हमने डाले हैं कि नहीं डाले हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये मुझे इवैल्यूएट करना है। सर डिस्क्लोजर्स क्यों चाहिए? ताकि हमारे यूजर्स हमारे मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को समझ पाए। क्या बोला मैंने? एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट उतने डिस्क्लोजर तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने चाहिए कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है उसको हमारे यूजर्स समझ पाए अच्छे से। छोटे मोटे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स नहीं, मटेरियल वाले ट्रांजैक्शन
सिचुएशन एंड इवेंट्स। अब सर ये जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है ये कैसे होगा, जब हमारी इंफॉर्मेशन के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या बोला मैंने, जब हमारी इंफॉर्मेशन में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो हम बचपन में पढ़ते थे, 11th में पढ़ते थे हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 4 हैं, RRCU, दैट इज हमारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट भी होनी चाहिए, हमारी इंफॉर्मेशन रिलायबल भी होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, तीसरी चीज हमारी इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए कि हम 2 एंटिटी की इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं, एंड चौथी चीज हमारी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि हम समझ पा रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीज होनी चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए और RRCU होना चाहिए इंफॉर्मेशन में। अब एडिक्वेट डिस्क्लोजर जब मैं देखने गया ना, तब मुझे पता चला अच्छा नोट्स टू अकाउंट्स में ना सबसे पहली चीज जो दी जाती है दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, और रैदर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, कि हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कौन कौन सी हमने यूज कर रखी है। जैसे इन्वेंट्री में हमने वैल्यूएशन के लिए क्या ले रखा है, पीपी का हमने वैल्यूएशन कितने दिन में प्लान करा, कितने सालों में हम प्लान करते हैं पीपी का वैल्यूएशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो ये होती है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जितनी भी है सिग्निफिकेंट वाली, वो हमें वापस से चेक करनी है कि ये एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, मतलब एडिक्वेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। और सिर्फ डिस्क्लोजर से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सिर्फ डिस्क्लोजर से नहीं चलेगा, हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है ये सही भी होनी चाहिए। सर सही होने का क्या मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही कब होते हैं, जब वो AFRF के अकॉर्डिंग होते हैं। वैसे ही हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी सही कब होगी, जब वो कंसिस्टेंट होगी विद द AFRF, मतलब AFRF में जैसा बोला गया है वैसे ही अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है तो हम बोलेंगे आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी सही है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी से ही मिलता जुलता टर्म आपको याद आना चाहिए, दैट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। दैट इज वो डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ क्या होगी, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज करने वाले, ये सारे आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट में आता है। तो ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है आपका वो भी रीजनेबल होना चाहिए। सर रीजनेबल का मतलब क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जितनी डेप्रिसिएशन लेना चाहिए मुझे उतना ही डेप्रिसिएशन मैंने लिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पता चला मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो 10 साल की लाइफ मानता है अपनी मशीनरी की, और वही सेम मशीनरी मेरे पास है और मैं उसकी 5 साल की लाइफ मांगता हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रीजनेबल होना चाहिए आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपके 6 पॉइंट्स हैं हमारे स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय ऑडिटर में। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट बुक से डिस्कस कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, और एक बार रिवाइज भी कर लेंगे कि हमने क्या क्या कैसे कैसे उसको लिखना पड़ता है आंसर में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SS 700 की, फॉर्मिंग ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है, सबसे पहला ये आपका रीड ओनली वाला क्वेश्चन है, या कभी कभी बहुत रेयरली आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन और ये सारे तीनों पॉइंट, ये रेयरली क्वेश्चंस वाले कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि हमें ये एसेट चाहिए क्यों, SS 700 बनाया क्यों गया। तो यहां पे बोलने की कोशिश हो रही है कि पहली बात हमें 2 चीज मेंटेन करनी थी। एक तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी थी, भाई अगर हम ऑडिटर को बताए ना कि उनको कैसे ऑडिट करना है तो सब लोग अपने हिसाब से ऑडिट करेंगे, सब लोग अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाएंगे, तो भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, और दूसरी चीज ऑडिट रिपोर्ट को आपस में कंपेयर करके देखने के लिए हमने आपका ये SS 700 लाया है। 2 चीजों को बैलेंस करने के लिए, एक तो आपका कंसिस्टेंसी और एक आपका कंपेरेबिलिटी। और कंपेरेबिलिटी सिर्फ इंडिया वाले ऑडिटर्स रिपोर्ट में नहीं, ग्लोबली जितने भी ऑडिटर्स की रिपोर्ट है उनमें कंपेरेबिलिटी लाने के लिए हमने आपका ये SS 700 लाया है। अब इससे क्या होता है सर, इससे हमारी ऑडिट रिपोर्टिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है, इससे यूजर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन मिलता है हमारी रिपोर्ट पढ़ के। क्यों वैल्यू एडिशन मिलता है सर, क्योंकि हमने वैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है हमारी रिपोर्ट में जो यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। रेलेवेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, आप मान लीजिए जो यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसी इंफॉर्मेशन हम अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यूजर्स को वैल्यू ज्यादा मिलती है हमारी रिपोर्ट से। समझ गए आप पॉइंट, बिल्कुल समझ गए सर। अब क्या क्या वैल्यू मिलती है, कैसे कैसे हम पॉइंट्स डालते हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रो पढ़ रहे हैं SS 700 का। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सर इससे ना 2-3 फायदे और हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, एक तो ये यूजर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है, मतलब यूजर्स की समझ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बढ़ जाती है। जब वो ऑडिटर्स रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कैसा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीजें उनको पता चलती है। एंड दूसरी चीज, अगर कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हो तो वो भी यूजर को पता चल जाते हैं, क्योंकि हमने जो भी अनयूजुअल चीजें होती है, जो भी खराब चीजें होती है, वो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं, तो वो चीजें यूजर्स को पता चल जाती है। एक बार वापस से पढ़ लेंगे, मैंने क्या बोला सर, ये ऐसे क्यों आया है, ताकि हम एक बैलेंस मेंटेन कर सके कंसिस्टेंसी के बीच में एंड कंपैरेबिलिटी के बीच में, अगेन कंसिस्टेंसी के बीच में एंड कंपैरेबिलिटी के बीच में, जिससे क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी यूजर्स की, क्योंकि उनको ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इससे एक और चीज ये होती है कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अनयूजुअल सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है सर, हमें ओपिनियन बनाना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ओपिनियन किसके बेसिस पे बनता है सर, कंक्लूजन के बेसिस पे। कंक्लूजन किसके बेसिस पे बनते हैं सर, एविडेंस के
बेसिस पे। अब ये जो ओपिनियन बनाया हमने, इसको हमें एक्सप्रेस करना है थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट। जहां पे भी पूरे ऑडिट या आपके पूरे कॉन्सेप्ट बुक में कहीं पे भी अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं ना, तो आप वहां पे समझ जाइएगा मैं ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। अब ये फॉर्म करना है मुझे अपना ओपिनियन, तो ओपिनियन फॉर्म करने के लिए मुझे रीजनेबल अश्योरेंस लेना पड़ेगा। किस बारे में रीजनेबल अश्योरेंस लेना पड़ेगा? कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एज पर एएफआरएफ बने हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं। अब आप मुझे बताइए सर, छोटा मोटा अगर कोई डिफरेंस है एएफआरएफ में, तो क्या मेरे लिए वो जानकार, मतलब मेरे लिए वो मटीरियल है या फिर नहीं है? सर बिल्कुल मटीरियल नहीं है। मुझे तो यही चेक करना है कि मोटा मोटा मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर एएफआरएफ बनने चाहिए। इसीलिए यहां पे एक वर्ड यूज होता है, इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स। क्या बोला सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एएफआरएफ इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स, मतलब यहां पे खुद लिखते हैं वो लोग कि मोटा मोटा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ बने हैं। अब ये मुझे चेक करने के लिए क्या क्या चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैंने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया कि नहीं किया। दूसरी चीज मुझे ये देखनी पड़ेगी कि जितने भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है क्या वो मटीरियल है या फिर नहीं है। और ये मटीरियल चेक करने के लिए ना हम यहाँ पे दो चीजों का यूज करते हैं, या तो वो इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट को देखते हैं या फिर एग्रीगेट में मिस स्टेटमेंट को देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया सर? सपोज मुझे एक मिस स्टेटमेंट मिल गई आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री में, कि इन्वेंट्री को उन्होंने कम दिखा रखा है। मुझे दूसरी मिस स्टेटमेंट मिल गई सपोज 1,10,000 की पीपी में, कि भाई पीपी को उन्होंने कम दिखा रखा है 1,10,000 से। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं कि यार मेरे लिए ना मटेरियल अमाउंट 2 लाख रुपए है। ठीक है, 2 लाख रुपए है, जिससे यूजर्स का डिसीजन बदल जाएगा। मटेरियल आपको मैंने समझाया हुआ है बेसिक्स वाले लेक्चर में। तो 2 लाख रुपए मेरे लिए मटेरियल है। अब ऐसे देखा जाए तो ये भी मटेरियल नहीं है और ये भी मटेरियल नहीं है, तो इंडिविजुअली तो ये दोनों मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको एग्रीगेट कर दूं, इन दोनों को अगर सम कर दूं, सम मिला दूं आपस में, तो ये हो जाएगा 2,10,000 और ये 2,10,000 मेरे लिए मटेरियल हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो मटेरियल नहीं है, लेकिन एग्रीगेट तरीके से मटेरियल मानी जाएगी। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि हम दोनों तरीके से चेक करते हैं, या तो इंडिविजुअली चेक कर लो मटेरियल है कि नहीं है, या फिर एग्रीगेट के बेसिस पे चेक कर लो मटेरियल है या फिर नहीं है। और तीसरी चीज हम इवैल्यूएशंस करते हैं। सर इवैल्यूएशन में क्या करते हैं? इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ बने हैं कि नहीं बने हैं। और इसमें हम क्या करते हैं सर? एंटिटी के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से चेक करते हैं। एंटिटी के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो मैंने आपको बताई भी है, कि सर मैनेजमेंट जो भी जजमेंट लेता है, क्या लेता है सर? मैनेजमेंट जजमेंट लेता है। जैसे प्रोविजन बनाना हो तो प्रोविजन में कौन सा डाउटफुल जो अपना बेड डेट्स आता है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ डेटर्स आएगा, बहुत सारे ऐसे डेप्रिसिएशन का यूजफुल लाइफ क्या हो सकता है। तो ऐसे मैनेजमेंट बहुत सारे अपने अपने जजमेंट्स बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो उस जजमेंट में क्या हमें पॉसिबल बायसनेस लग रही है? क्या हमें ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने ना यहाँ पे पार्शियलिटी की है, मैनेजमेंट ना यहाँ पे न्यूट्रल नहीं थी, मैनेजमेंट यहाँ पे बायसनेस दिखाई है? क्या ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये स्पेसिफिक चीज है जो मुझे चेक करनी है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे ना इस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का आपका अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप बी कैटेगरी का मान सकते हैं। ये अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया वो सारा सी कैटेगरी है। ये आप बी कैटेगरी का मान सकते हैं, ये ए कैटेगरी का मान सकते हैं। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे थे एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के। तो सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? इसमें हम ना आपके पहला तो सबसे पहले आपको एक एसए कोट करना पड़ेगा, दैट इज एसए 260। एसए 260 क्या है सर? उसमें हम बेसिकली टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो उनके साथ ना ऑडिटर को कम्युनिकेशन करना पड़ता है। जो मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन होता है वो तो हमारा डेली बेसिस पे चलता रहता है। हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी हमें अकाउंट चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें हम मैनेजमेंट से मांगते हैं। लेकिन क्या दोज चार्ज विद गवर्नेंस बहुत बड़े लोग होते हैं, तो उनको हम ऐसे डेली की लाइफ में क्या बोलते हैं, परेशान नहीं कर सकते। तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई गई हैं एसए 260 में, जहां पे हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीजें उनसे बातचीत करते हैं। तो एसए 260 में ही बताया गया है आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, कि वहां पे ही हमें ये बात करनी है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, यस सर। ये तो हमने एक पॉइंट हो गया एसए 260 का। फिर ये बोल रहा है कि सर ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आया क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट्स बनाता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है उसमें वो बहुत सारे जजमेंट्स बनाता है, इसीलिए हमको ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स चेक करने की कोशिश करनी पड़ी। तो अगर जब आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स चेक कर रहे हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो बहुत सारे मैनेजमेंट ने जजमेंट बनाए हैं इसमें पॉसिबल बायसनेस है, ऐसा आप अवेयर हो सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है, आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हो कि एक पहली चीज यहां पे पॉसिबल बायसनेस है। इसको दूसरी तरफ से कैसे लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल नहीं, इसको कैसे लिख सकते हैं? लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, कि मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है। और मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है, दूसरी चीज आपके अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट भी है। इन दोनों सिचुएशन को अगर मैं मिला दूं ना
ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्या बोला सर मैंने? जब मैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि मैनेजमेंट के जजमेंट में पॉसिबल बायसनेस है। पॉसिबल बायसनेस है मतलब क्या? लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, और लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के साथ साथ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट भी है। इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब सर आप ये जो बोल रहे हो कि लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है? ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं, ऐसे कौन सी आशंकाएं वाली चीजें हैं जहां से हमें लग सकता है कि मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है? सर मैं गया मैनेजमेंट के पास, मैंने बोला कि भाई देखो इन्वेंट्री को तुमने इतने कम पे दिखा रखा है, इस इन्वेंट्री को थोड़ा सा बढ़ाओ और तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ाओ। मैनेजमेंट ने मना कर दिया। मैं गया मैनेजमेंट के साथ पास, मैंने बोला कि देखो तुमने ये एक्सपेंसेस को कैपिटल में डाल रखा है, इस कैपिटल को तुम्हें रेवेन्यू में डालना पड़ेगा, तो तुम्हारा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैनेजमेंट झट से मान गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट कुछ मिसस्टेटमेंट को तो करेक्ट कर रहा है, कुछ मिसस्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर रहा। मैनेजमेंट सिलेक्टिव करेक्शन कर रहा है मिसस्टेटमेंट का। एग्जांपल के तौर पे कि वो उसी मिसस्टेटमेंट को करेक्ट करता है जिससे उनकी अर्निंग्स बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, और दूसरी मिसस्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करता जिससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। मतलब मैनेजमेंट बायसनेस कर रहा है, और इसी बायसनेस को एड्रेस करने के लिए पॉसिबल मैनेजमेंट बायस होती है हमारी। सबसे ज्यादा बायसनेस जो होती है मैनेजमेंट की, या फिर मैनेजमेंट की पार्शियलिटी होती है, वो होती है अकाउंटिंग एस्टिमेट में, क्योंकि भाई उसमें हम उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। मैनेजमेंट बोले कि भाई मेरे को लेना 10 साल की डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ, मैं ले लूंगी, मेरा क्या जा रहा है, मैं 10 साल के लिए इसको यूज करूंगी, तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में खेल सकती है। वहां पे पॉसिबल बायसनेस बहुत ज्यादा हो सकता है। और इस अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए ही आपका एक अलग से ऐसे दिया हुआ है, ऐसे 540, जो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आपके इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, बहुत टेक्निकल ऐसे है, ये आपके सीए फाइनल लेवल पे आएगा। तो ऐसे 540 में ही आपके पॉसिबल मैनेजमेंट बायस की बात हो रही है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। सो बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इधर ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है कि आपको 2 बार ऐसे कोड करना है। सबसे पहले आपको ऐसे 260 के बारे में बोलना है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्यों कंसीडर करने हैं सर? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट बनाती है। हो सकता है कंसीडर करते टाइम हमें पता चले कि यहां पे पॉसिबल मैनेजमेंट बायस है। पॉसिबल मैनेजमेंट बायस का मतलब क्या होता है कि यहां पे लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है। लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के साथ मुझे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिल गए, तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब आपको कैसे पता चला लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है? क्योंकि मैनेजमेंट सिलेक्टिव करेक्शन कर रहा है मिसस्टेटमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टिमेट में मुझे पॉसिबल मैनेजमेंट बायस लग रहा है, और वो पॉसिबल मैनेजमेंट बायस आपके ऐसे 540 में एड्रेस किया जाएगा। ये आपके 4 पॉइंट हो गए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के। समझ गए? समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। चलिए, तो ये आपका एक नया टॉपिक था जो आपके हैंडरेटन नोट्स में नहीं था। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर, कि पर्टिकुलरली ऑडिटर क्या क्या स्पेसिफिकली इवैल्यूएट करेगा। क्या इवैल्यूएट करेगा सर? पहले बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे आपने जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है, इंक्लूडिंग जो टाइटल यूज किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो सही है या फिर नहीं है। सबसे पहली चीज मैं देखूंगा। फिर मैं गया लास्ट में, मैंने देखा नोट्स टू अकाउंट्स, तो मैं ये देखूंगा कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके जो यूजर्स हैं वो अपने मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का इफेक्ट समझ पाएं, मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को समझ पाएं। इतने एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने चाहिए। ठीक है, यस सर। ये जो डिस्क्लोजर्स है, इनमें जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, दैट इज RRCU। क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है सर? इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए, एंड इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन तो हो गया। अब एक बात आती है कि भाई जब मैं देख रहा था नोट्स टू अकाउंट्स को, तो उसमें मुझे एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी मिली, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर देता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का, जो हमने सिलेक्ट करी है एंड जो हमने अप्लाई करी है। अब ये जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये सिलेक्ट अप्लाई तो ठीक है, लेकिन वो एज पर AFRF होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने सिलेक्ट एंड अप्लाई करी है, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द AFRF। और अकाउंटिंग पॉलिसी से एक और नाम याद आता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट जो भी है वो रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं सर आपके एक दो चीजों की बात करते हैं। एक बढ़िया सा आपको एक डेफिनेशन बतानी है मुझे, दैट इज योर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। सर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एक होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क मतलब क्या? आप बचपन से, एक होता है, देखो सबसे पहले होता है, यहां पे मैं आपको बताता हूं एक बार, एक होता है हमारा AFRF। ठीक है, अब ये AFRF ना आपका जनरल पर्पस भी हो सकता है और स्पेशल पर्पस भी हो सकता है।
सकता है। अब इस स्पेशल पर्पस के अंदर भी आपके दो होते हैं, एक होता है आपका फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होता है आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क। यहां पे भी दो हो सकते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। बचपन से आप जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते आ रहे हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क वाले हैं। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, इसमें हम वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा कर रहे हैं। वाइड रेंज ऑफ यूजर्स मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉइज, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे हमारे वाइड रेंज ऑफ यूजर्स होते हैं। आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरली हम बनाते हैं वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिए तो उनकी जो नीड्स हैं, उनको जो जरूरतें हैं जानने की, वो सारी चीजें उनको पता चल जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। सो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है, ये आपके फाइनल में हम डिफाइन करेंगे, आपके एस 800 में आएगा। एस 800 जब आएगा आपका तब आपके फाइनल में आएगा। स्पेशल पर्पस में क्या होता है, आपका कोई क्रेडिटर है जो आपको बोल रहा है कि यार मैं तेरे को ना गुड्स दे तो दूं क्रेडिट पे, लेकिन ना तुझे मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देने पड़ेंगे और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चाहिए, अक्रूवल बेसिस पे नहीं चाहिए जो तू बना रहा है, कैश बेसिस पे मुझे स्पेशली मेरे लिए तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे। तो वो होते हैं हमारे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए बनाते हैं। ठीक है, यस सर, आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्योंकि हम इंडिया में, मतलब इंडिया क्या, सॉरी, आप अभी बचपन से हमने जनरल पर्पस ही पढ़ा है और उसमें भी एक जो हम इंडिया में यूज करते हैं दैट इज फाइनेंशियल फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हम इंडिया में यूज करते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क हम लोग यूज नहीं करते। अब सर ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, एक बार जनरल पर्पस फ्रेमवर्क देख लेते हैं। एफआरएफ वो एफआरएफ जो डिजाइन किया गया है वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा करने के लिए। और ये जो एफआरएफ है ये फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है और कंप्लायंस भी हो सकता है। फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस में क्या डिफरेंस है सर, आपने पढ़ा होगा बचपन में ट्रू एंड फेयर। भाई हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, वो इसीलिए ट्रू एंड फेयर होने चाहिए क्योंकि वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनते हैं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क पहले एक बार देख लेते हैं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारा जो एफआरएफ है वो ऐसा बोलता है कि आपको इस एफआरएफ के साथ कंप्लाई करना ही पड़ेगा, एज इट इज कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बोला गया है वैसा ही आपको करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ना तो आप उससे एक चीज ज्यादा कर सकते, ना तो आप उससे एक चीज कम कर सकते, आपको एज इट इज कंप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, यस। लेकिन वही फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो वो बोल रहा है कि भाई देखो ये वाला एफआरएफ भी बोलता तो यही है कि आपको हमारे फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ना दो चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं। क्या दो चीजें एक्स्ट्रा दी गई है, सबसे पहला, अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेयरली प्रेजेंट करने के लिए, सर फेयरली प्रेजेंट मतलब क्या होता है कि सिचुएशंस के हिसाब से जो अच्छे से प्रेजेंट करना है, हमें और डिस्क्लोजर्स देने की जरूरत है। आपको ऐसा लगता है कि फेयरली प्रेजेंट करने के लिए हमें और डिस्क्लोजर्स देने की जरूरत है जो आपके एफआरएफ में नहीं दिए हुए हैं, तो वैसे डिस्क्लोजर अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करने के लिए अगर हम एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। ये कौन अलाउ करता है सर, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अलाउ करता है। कि हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ऐसा कर सकते हैं, नहीं सर, जितना बोला उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे एक चीज और, दूसरी चीज यहां पे बोली गई है कि सर ये जो आप डिस्क्लोजर्स ज्यादा दे रहे हो ना, अब या तो अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो या तो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होना चाहिए, एक्सप्रेसली लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारे एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर अगर तुम्हें देने हैं तो तुम दे सकते हो। सर अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है और उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, फिर भी मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे ना डिस्क्लोजर ज्यादा देना चाहिए ताकि मैं फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर सकूं, तो क्या मैं डिस्क्लोजर दे सकता हूं? तो यहां पे अलाउ किया गया है। पढ़िए क्या लिखा है यहां पे ये बोल रहा है कि भाई आपको वैसे तो कंप्लाई करना है फ्रेमवर्क के साथ, लेकिन यहां पे ना एक एक्नॉलेजमेंट दी हुई है कि आज तो एक्सप्लिसिटली बोल सकता है फ्रेमवर्क या फिर इंप्लिसिटली भी अलाउ किया गया है, मतलब इंप्लाइड तरीके से। अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हम इंप्लाइड तरीके से मान सकते हैं कि फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अचीव करने के लिए हो सकता है मैनेजमेंट को नेसेसरी लगे वो डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करना जो आपके फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ना दे दिए हो। मतलब उसके बियॉन्ड जाके अगर आपको डिस्क्लोजर देना है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा,
अच्छा सर, ये तो आपने ज्यादा करने की बात बता दी। अब सपोज मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये जो रिक्वायरमेंट दी है ना फ्रेमवर्क में, ये रिक्वायरमेंट ना मुझे कंप्लाई नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने इसको कंप्लाई कर दिया ना तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं बनेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, हमें बोला गया कि भाई इंटेंजिबल एसेट में रिसर्च वाला जो खर्चा होता है वो हमें बुक नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों बुक नहीं करना चाहिए रिसर्च वाला? क्योंकि हमें तब पता नहीं होता कि भाई वो इकोनॉमिक एसेट बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन मैंने एक ऐसा रिसर्च कर लिया जिसके बाद मुझे एकदम 100% कंफर्मेशन है कि भाई ये जो रिसर्च मैंने की है इसके बेसिस में मैं पैसे कमा लूंगा, और मैं इसलिए इस खर्चे को कैपिटलाइज करना चाहता हूं। अब कंप्लायंस फ्रेमवर्क में तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपको एज इट इज कंप्लाई करना था। लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन ऐसा बोलता है कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करने के लिए आपको अगर ऐसा लग रहा है कि किसी एक रिक्वायरमेंट से आपको डिपार्ट करना पड़ेगा मतलब क्या? नॉन कंप्लायंस करना पड़ेगा, आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये अलाउड है। लेकिन ये ऑब्वियसली सिर्फ एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही होगा। और इसमें दूसरी एक और कंडीशन है कि आपके फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऐसा करना एक्सप्लिसिटली अलाउ होना चाहिए। मतलब अगर वहां पे उस फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में लिखा है कि हाँ भाई अगर आपको डिपार्ट करना है तो आप कर सकते हो, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा ना, फिर आप डिपार्ट नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर तो आपको फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा, और ज्यादा डिस्क्लोजर देना है तो आप कर सकते हो, कम कुछ नहीं कर सकते अगर वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो। ठीक है, यस सर, समझ गए। आई होप ये दोनों के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या बोलता है आप समझ गए होंगे। अब इसके बेसिस पे हमें एक टॉपिक ये करना है कि सर हो सकता है अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के बेसिस पे बने तो एज एन ऑडिटर मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या हम फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करते हैं कि नहीं करते। सर ये फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो रही है कि नहीं हो रही, कैसे चेक करेंगे? इसमें दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कंटेंट कैसा है। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनते हैं सर? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के बेसिस पे। पूरे साल में जितने भी आपके ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हुए हैं उसी का समरी ही तो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या इसमें ये जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है उसका फेयर प्रेजेंटेशन निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या वहां पे हमें फेयर प्रेजेंटेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये दो पॉइंट हम लोग देखेंगे जब हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, यस सर, आई होप आपको इतनी चीजें अभी जो हमने पढ़ी वो समझ में आ रही होंगी। यहां पे अभी हमने ऑलमोस्ट आप मान लीजिए पूरा इंट्रो खत्म किया है ऐसे 700 का। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कि सर ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जिसमें से 2-3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो ये जो आपका बेसिक एलिमेंट्स है ऑडिटर्स रिपोर्ट का, ये हम कवर करने वाले हैं आपके आईसीएम मॉड्यूल में। हमारा जो एक ऑडिटर्स रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट दिया हुआ है कि हमारे ड्राफ्ट में कैसी ऑडिटर्स रिपोर्ट बनती है, तो वो ऑडिटर्स रिपोर्ट से हम एक एक सेक्शन डिस्कस करेंगे, एक एक एलिमेंट डिस्कस करेंगे कि ये एलिमेंट ऐसा है और ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले आता है आपका एक टाइटल ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। उस टाइटल में ही लिखा होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि हम बताते हैं लोगों को कि हम इंडिपेंडेंट है भाई, टेंशन मत लेना, हम इंडिपेंडेंट है एंटिटी से, हम एंटिटी के हित में काम नहीं कर रहे हैं, हम एंटिटी को अच्छे से चेक करेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा टाइटल आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर दूसरा आता है एड्रेसी, कि हम ये रिपोर्ट दे किसको रहे। हम यूजुअली आप ऐसा मान लीजिए जिसने हमारा अपॉइंटमेंट किया होता है ना, उसको हम ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जैसे आपके जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में आपका जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो एजीएम में हमें अपॉइंट करते हैं, हमने आपका बेसिक्स में सीख लिया था। तो एजीएम में क्योंकि मेंबर्स हमें अपॉइंट कर रहे हैं तो हम यहां पे एड्रेसी में डालते हैं टू द मेंबर्स ऑफ डैश कंपनी लिमिटेड, जो भी कंपनी है उसका नाम डाल के कि हम इस मेंबर को एड्रेस कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट बनाई किसके बेसिस पे सर? हमने ये रिपोर्ट बनाई है ऑडिट ऑफ स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। आपके कोर्स में स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो हम यहां पे ये लिखेंगे कि हमने ये जो रिपोर्ट बनाई है ये ऑडिट ऑफ स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बनाई है। ठीक है, यस सर। ये आ गया आपका स्टार्टिंग का पार्ट। अब आता है सबसे, अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है ना आपकी, ये बेसिकली आपके पैराग्राफ्स में बनती है। इसमें सेक्शंस होते हैं और पैराग्राफ होते हैं। सेक्शन होता है, सेक्शन का हेडिंग होता है, फिर पैराग्राफ होता है। तो आपके जो फर्स्ट सेक्शन होता है, फर्स्ट हेडिंग होती है, दैट इज ओपिनियन सेक्शन। मतलब सबसे पहली चीज जो हम बताते हैं लोगों को वो हमारा ओपिनियन ही बताते हैं कि हमारा ओपिनियन क्या है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब सर ओपिनियन में क्या क्या चीजें बताते हैं, जैसे मैंने आपको टाइटल तो बता दिया कि भाई इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरा हम बात करते हैं एड्रेसी की, ये सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होता है। अगर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो मेंबर्स को सबमिट करते हैं, लेकिन अगर ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उस
केसेस में ना मोस्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली हमें अपॉइंट करता है, तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन की, दैट इज ओपिनियन सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन। अब सर इसमें क्या क्या चीजें आती है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये 5 पॉइंट का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। एक कैटेगरी का क्वेश्चन है कि सर यहां पे सबसे पहले आप इसको याद कैसे रखेंगे कि यहां पे आप एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट इमेजिन करिए। सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, फिर हम जब भी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं ना, तो उसके नाम के पहले ऑडिटेड वर्ड जुड़ जाता है। तो यहां पे ऑडिटेड लिखा हुआ है, ऑडिटेड बैलेंस शीट की, हमने बैलेंस शीट का ऑडिट किया है। एज एट जो भी डेट पीरियड होती है बैलेंस शीट में, तो डेट पीरियड आता है, तो एज एट ये हो गया। यहां पे आपकी पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है और बैलेंस शीट के नीचे क्या है सर, नोट्स टू अकाउंट्स। यही 5 पॉइंट अपने अपने ओपिनियन में बताने हैं। क्या बताना है सर, कंपनी का क्या नाम है जिस कंपनी का हमने ऑडिट किया है। दूसरी चीज बताना पड़ेगा कि देखो भाई हमने ऑडिट किया है। तीसरी चीज तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने कौन कौन से स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, बैलेंस शीट का किया है, पीएनएल का किया है, कैश फ्लो का किया है। चौथी चीज तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने कौन से डेट या फिर पीरियड का ऑडिट किया है। एंड पांचवी चीज तुम्हें रेफर करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स को, कि यहां पे नोट्स टू अकाउंट्स भी है जो तुमने देखे हैं, परखे हैं, जांचे हैं और चेक किए हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज मुझे अपने ओपिनियन सेक्शन में बतानी पड़ती है। ठीक है, अब क्या मैं 5 चीज ऐसे एक पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा? नहीं सर, मैं पैराग्राफ में अपनी रिपोर्ट बनाता हूं, तो मैं पैराग्राफ में ही ये सारी 5 चीजें बताऊंगा। अब यहां पे देखो, या तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सर आप ये 5 पॉइंट्स बताइए कि ओपिनियन सेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, या फिर आपको एक वर्ड दिया होगा कि आप ड्राफ्ट करके बताइए ओपिनियन सेक्शन को। तो जब ड्राफ्ट वाला क्वेश्चन दिया हो तब आप अगर ये 5 पॉइंट लिख देंगे ना ऐसे ही, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो सर क्या करना है ड्राफ्ट वाले में? ड्राफ्ट वाले में हमें एक्चुअली में ऐसा पैराग्राफ बना के उनको बताना पड़ेगा। क्या पैराग्राफ है सर? 2 पैराग्राफ है हमारे ओपिनियन सेक्शन में। सबसे पहला पैराग्राफ तो वही 5 पॉइंट्स का है जो हमने 5 पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए। फिर आप सोचोगे सर इस 5 पॉइंट में हमने ये तो बताया नहीं कि हमारी क्या ओपिनियन है। तो वो जो ओपिनियन आपकी एक्चुअली वाली है वो आपके पैराग्राफ 2 में दी गई है। तो पैराग्राफ 1 में आपके 5 पॉइंट्स आने वाले जो हमने अभी डिस्कस किया, और पैराग्राफ 2 में आपके ओपिनियन आने वाली। तो पैराग्राफ 1 में क्या है सर, क्या बोला सर, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपको ड्राफ्ट करने के लिए बोला जाएगा आपको ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए, इसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। क्या बोलना है सर? सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमने ऑडिट किया है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हमने बता दिया कि हमने ऑडिट किया है। सर कौन सी कंपनी का ऑडिट किया है? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। अब हमने कौन कौन से स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, जिसमें आपके बैलेंस शीट आता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आता है। अब ये हमने कौन से ईयर या फिर डेट का ऑडिट किया है? एज एट 31 मार्च 2022। ये 4 चीजें हो गई। और लास्ट में क्या करते हैं सर? रेफर करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स को एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। कि हमारे जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसमें समरी होती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी की। तो जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए, वो 5 पॉइंट का जो सेंटेंस निकल के आता है वो ये सेंटेंस निकल के आता है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या किया सर? हमने अपना ओपिनियन दिया। अब हमारे ओपिनियन में हम क्या लिखते हैं सर? हमारे ओपिनियन में एंड हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, हमें जो एक्सप्लेनेशन मिला है उसके हिसाब से। मतलब यहां पे इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ उतना बता रहा हूं जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिली, जैसे मुझे एक्सप्लेनेशन मिले उसके बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे रहा, सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं। तो हमारे ओपिनियन में हमारे इंफॉर्मेशन जितनी मुझे मिली है, जो भी एक्सप्लेनेशन मुझे मिला है, उसके हिसाब से कि ये जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपका जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं एज पर द एक्ट, ये आप काट भी सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेन लाइन ये है कि वो आपका ऐसा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपका यूज होगा। गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्टेड है इंडिया में। मतलब इंडियन गैप के हिसाब से ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। ठीक है, यस सर, ये आपके लिए लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। ये हमारा ओपिनियन है कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ बने हैं। यहां पे इन्होंने एएफआरएफ वर्ड नहीं लिखा, यहां पे इन्होंने लिखा इंडियन गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो हमें भी वैसा ही लिखना है। ठीक है, यस सर। तो ये हमारे 2 पैराग्राफ थे ओपिनियन सेक्शन के, ये हमने पढ़ लिया ओपिनियन सेक्शन। फिर इसके बाद कौन सा सेक्शन आता है सर? ओपिनियन सेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि सर ये ओपिनियन किस बेसिस पे दे रहे हैं, हमें ऐसा क्या मिल गया कि हम ये ओपिनियन दे रहे हैं। तो वो आता है आपका बेसिस फॉर ओपिनियन। जस्ट ओपिनियन सेक्शन के नीचे आपका एक और पैराग्राफ आता है, दैट इज बेसिस फॉर ओपिनियन। इससे पहले हम एक बार कौन सा बुक से पढ़ लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हम क्या बात कर रहे हैं सर? हम बेसिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट की। इसमें सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं,
इस टाइटल में क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। जो हम स्टार्टिंग में मेंशन करते हैं ना इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंस बता सके। दूसरी चीज सर, ये एड्रेसी की बात करते हैं तो जैसा सर्कमस्टेंसेस में बोला गया है उस हिसाब से हम ये एड्रेस डालते हैं। जैसे सपोज हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो मेंबर्स को डाल देंगे, और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख के रखे, 1 मिनट में करते हैं हम लोग क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं ऑडिटर्स ओपिनियन की। अब ये जो ऑडिटर्स ओपिनियन होता है ये फर्स्ट सेक्शन होता है आपकी रिपोर्ट का। इसमें जो मेन चीज है वो है आपकी हेडिंग। हेडिंग में आता है सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन का वर्ड, ओपिनियन सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ओपिनियन लिखा हुआ आएगा। अब इसमें ना 5 चीजें आती है। कौन कौन सी 5 चीजें आती है? सबसे पहला हम बताते हैं कि हमने कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, किस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है। दूसरा हम बताते हैं कि हमने ऑडिट किया है। तीसरी चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं टाइटल जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट्स है उनका। तीसरी चौथी चीज हम स्पेसिफाई करते हैं क्या डेट ऑफ पीरियड है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और लास्ट में हम रेफर करते हैं नोट्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज को। ठीक है, यस सर। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो हमने ओपिनियन सेक्शन पढ़ा, ये जो ओपिनियन हमने पढ़ा अभी, ये एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब क्या? एकदम क्लीन ओपिनियन, जहां पे हम ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है। अगर हो सकता है हमें आगे चल के मटेरियल में स्टेटमेंट मिले तो भी क्या मैं यही ओपिनियन दूंगा? नहीं सर, फिर मेरे ओपिनियन में मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। सर इसको अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपका पूरा मैंने ड्राफ्ट रिपोर्ट दे रखा है ना, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपके एसए में दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे में अगर कोई फॉर्मेट दिया हुआ है और ऐसे में हमें जो ओपिनियन दी हुई है वो एकदम सही वाली ओपिनियन दी हुई है, क्लीन ओपिनियन दी हुई है। अगर मैं इस ओपिनियन में कोई मॉडिफिकेशन कर ही नहीं रहा, कोई चेंजेस कर ही नहीं रहा, इसीलिए इसको अनमॉडिफाइड ओपिनियन बोलते हैं। और जैसे ही मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा तो उसको मॉडिफाइड ओपिनियन बोलेंगे। तो अभी ये जो आपका क्या बोलते हैं एग्जांपल दिया मैंने आपको, वो आपका अनमॉडिफाइड एग्जांपल है। सर ये मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, कब होती है, क्यों होती है, क्या टाइप की होती है, सारी चीजें आपके SS 705 में आएगी, जो इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा सर? अनमॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में पढ़ा। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे ना, तब आप 2 फ्रेजेस में से कोई भी एक फ्रेज यूज कर सकते हैं। जैसे सर एक तो पहला फ्रेज जो इन्होंने यहां पे यूज किया हुआ है, वो पहला फ्रेज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर वर्ड से ही हमें समझ में आ गया कि ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर ही दूसरा फ्रेज होता है, दैट इज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना फेयरली प्रेजेंट करते हैं, मोटा मोटा फेयरली प्रेजेंट करते हैं एज पर एप्लीकेबल FRF। तो ये 2 आपके फ्रेजेस है जो आप यूज कर सकते हो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में। सर कौन से 2 फ्रेजेस है? एक तो या तो आप प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। सर ये तो आपने फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में बता दिया, आपने कंप्लायंस के बारे में तो बताया नहीं, क्योंकि कंप्लायंस हमारे इंडिया पे लगता नहीं है। लेकिन अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें ओपिनियन देना पड़ता तो हम क्या लिखते हैं? सर यहां पे मैंने लिख दिया आपके लिए कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर prepared as per AFRF in all material respect। क्योंकि हम यहां पे कंप्लाई कर रहे हैं FRF को, तो हम डायरेक्टली यही बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके एज पर AFRF बने और मोटा मोटा एज पर AFRF बने हैं। ठीक है, फेयर वर्ड यहां पे यूज नहीं करेंगे। जहां पे भी फेयर वर्ड यूज हो जाएगा आप समझ जाइएगा कि वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। ठीक है, यस सर। अब यहां पे इन्होंने एक छोटी सी लाइन दे दी कि सर ये जब आप ओपिनियन दे रहे हो ना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि हाँ भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के, सब्जेक्ट टू दिस 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 दिस, या फिर विद द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन दिस 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 दिस। मतलब आप ये सारी चीजें, ये सारी वर्डिंग्स आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ये सारी वर्डिंग्स यूज कर दी मतलब आपने ओपिनियन में मॉडिफिकेशन कर दिया, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई करना हो तो आप 705 में जाइए, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने के साथ आप ये वाली वर्डिंग को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड में दे रखी है सिर्फ वही वर्डिंग आपको यूज करनी है। ठीक है, यस सर। तो हम सबसे पहले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 120, 121 और 122। क्या बोल रहा है सर देख लेते एक बार। यहाँ पे आप आ जाइए पेज नंबर 151 में, 1.51 में ऐसे 700 की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम पूरा एकदम सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं, सीक्वेंस वाइज ही हमने कॉन्सेप्ट बुक में रखा है। तो सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट में पूछा गया है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है हॉट मील्स लिमिटेड के। हमें बोला गया कि हमें टाइटल बताना है और एड्रेसी बताना है। टाइटल तो भाई हमें पता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा। यहाँ पे एड्रेसी कौन होगा? ये है हॉट मील्स लिमिटेड, मतलब किसी कंपनी की बात हो रही है। कंपनी में हमें किसने अपॉइंट किया होगा? सर मेंबर्स ने अपॉइंट किया होगा। तो यहाँ पे एड्रेसी कौन हो जाएगा? टू द मेंबर।
मेंबर्स ऑफ हॉट मिल्स लिमिटेड। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमें किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपॉइंट किया है, आप बताइए कौन यहाँ पे टाइटल एड्रेस से होगा। तो टाइटल तो सब में सेम ही रहने वाला है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है। क्या पार्टनरशिप फर्म के कोई शेयर होल्डर्स होते हैं? नहीं सर, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते हैं और उन पार्टनर से हमें अपॉइंट किया होगा। तो यहाँ पे एड्रेस ही कौन हो जाएगा? टू द पार्टनर्स ऑफ रिचा इंटरनेशनल। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ऑब्वियसली ये कोई 4-5 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू में आपके ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो भी छोटे छोटे होते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका 122 वाला है, यहां पे बोला गया कि सर हम जब ड्राफ्ट कर रहे थे ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट को, तो फाइनेंशियल हमारे पार्टनर को ऐसा लगता है, अभी सर पार्टनर कौन होता है, एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बेसिक्स में कवर कर रखी है। वही बंदा जो ऑडिटर होता है, जो साइन करता है, जिसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की, ऑडिट की। ठीक है, यस सर। तो हमारे एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसा लगता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। तो यहां पे हम कौन सा ओपिनियन देंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। इन्होंने बोला कि आप मुझे ड्राफ्ट करके बताइए ओपिनियन पैराग्राफ। अब मुझे ड्राफ्ट करने के लिए डायरेक्टली बोल दिया गया है, मतलब मुझे लैंग्वेज के साथ, वर्डिंग के साथ यहां पे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में आपके 5 पॉइंट आ जाएंगे, दूसरे पैराग्राफ में आपका पूरा ओपिनियन आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो क्या बोल रहा है सर, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हमने ऑडिट किया है, हमने इसका ऑडिट किया है, इस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 3 स्टेटमेंट्स आते हैं, एंड ये इस पीरियड का ऑडिट किया है, एंड हमने रेफर कर दिया नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये तो हमने पहले 5 पॉइंट बता दिया। फिर हमने बोलेंगे हमारे ओपिनियन में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, यस सर। ये हमारा ड्राफ्ट था ओपिनियन पैराग्राफ का। अब हम बात करते हैं सर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। अब ये बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन क्या होता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हम ये जो ओपिनियन दे रहे हैं वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, हमने ये ओपिनियन क्यों दी है। तो ये ओपिनियन सेक्शन के बाद ही आता है हमेशा। हम सर किस बेसिस पे ओपिनियन देते हैं, क्यों बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिल्कुल, कैसे मैं बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही बने, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। तो मैं बताता हूं कि मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों लेना था सर? क्योंकि मुझे मेरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना था। सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरे ऐसे में अब जगह जगह पे लिखी हुई है, उसमें बार बार यही लिखा हुआ है कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। तो इसलिए मैंने अपनी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है। अब ये जो मैंने ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहां पे लिखी हुई है? एस्टेज में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखी हुई है। और एक और जो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मैं किसी से भी कनेक्टेड नहीं रह सकता हूं एंटिटी में। ये मैंने आपके बेसिक्स में आपको क्लियर किया हुआ है। तो ये 4 पॉइंट मुझे अपने कहां बताने हैं सर? बेसिस फॉर ओपिनियन वाले पैराग्राफ में ये 4 पॉइंट बताने हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट है सर? हमें बताना है कि भाई आपका बेसिस फॉर ओपिनियन, जो आपका हेडिंग क्या आता है इसका, बेसिस फॉर ओपिनियन, और ये आपके ओपिनियन सेक्शन के बाद आता है। 4 कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहला ये पॉइंट है, हमें बताना पड़ेगा कि क्या हमारे हिसाब से हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है कि नहीं लिया है अपना ओपिनियन बनाने के लिए। तो हमारे हिसाब से क्या हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, ये मुझे बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, मुझे रेफर करना पड़ेगा। किसको रेफर करना पड़ेगा? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन को। मतलब हम जो बेसिस फॉर ओपिनियन दे रहे हैं, सेक्शन दे रहे हैं, वैसे ही आपका जैसे ओपिनियन सेक्शन है, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन है, वैसे ही आपका एक और सेक्शन है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेक्शन के नाम से क्लियर होगा कि यहां पे हम सारी अपनी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल में लिखते हैं, ताकि यूजर को पता रहे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हम अपने रिपोर्ट में लिख के देते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन जो हमारा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन है, इसको हमें जस्ट यहां पे रेफर करना है। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ रेफर करना है। उनको ये बोलना है यूजर्स को बेसिकली कि आपको अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी है तो वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में दी हुई है। क्या मुझे यहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी पड़ेगी? नहीं सर, इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं लिखनी है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में लिखनी है। यहां पे तो सिर्फ मुझे रेफर करना है। तीसरी चीज, मुझे बताना पड़ेगा, स्टेट करना पड़ेगा कि ये जो मैंने ऑडिट किया है, टेंशन मत करो, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया है। और लास्ट में मुझे ये बताना पड़ेगा कि सर ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड इसने अपने सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या होता है? बेसिकली आपका एक कोड ऑफ एथिक्स होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, कहीं पे लिखा हुआ ये रहा, कोड ऑफ एथिक्स है जो आईसीआई ने इशू किया। वहां पे आपकी सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स दी गई है। मेनली आपका जो प्रोफेशनल एथिक्स वाला चैप्टर आने वाला है छोटा सा, वो सारा कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो हम तब अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपकी 4 चीजें होती है जो आपके बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में होनी चाहिए। अब सर ये कैसे होनी चाहिए? इसका भी तो वर्डिंग होगा, बिल्कुल होगा। या तो आपको ये पूछेंगे कि बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आता है, तब आपको ये 4 चीजें बतानी है कि हाँ भाई ये 4 चीजें आती है। अगर आपको पूछ ले कि ड्राफ्ट करके बताइए, तो ड्राफ्ट में तो आपको ऐसे ड्राफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि भाई देखो तुम टेंशन मत लो, हमारा जो ऑडिट है वो एज पर ऐसे हुआ है।
दूसरा हम ये बोलेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको जाननी है तो आप ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन में जाके जान सकते हो। तीसरी चीज हम ये बोलेंगे कि तुम टेंशन मत लो, हम इंडिपेंडेंट है और हमने कोड ऑफ एथिक्स जो आईसीआई ने इशू किया है उसको हमने फॉलो किया है, हमने सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो किया है। एंड लास्ट चीज हम ये बोलेंगे कि क्या हम ऐसा बिलीव करते हैं कि जो भी ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन किया है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है ओपिनियन बनाने के लिए। ये 4 वर्डिंग्स, ये 4 पॉइंट्स हमने इसको पैराग्राफ में बना दिया। दिस इज आवर बेसिस फॉर ओपिनियन। इसी बेसिस पे हमने आपका ये ओपिनियन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या आता है सर? नेक्स्ट आपके छोटे छोटे, एक तो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड रिपोर्टिंग आती है जो हम आपका ऐसे 570 में डिस्कस करेंगे, इधर नहीं करेंगे, तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आपका एक की ऑडिट मैटर आता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब छोड़ दीजिए आप, जब आपका इस पर्टिकुलर ऐसे में आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे 701 में। फिर आता है आपका अदर इंफॉर्मेशन, ये आपका ऐसे 720 में आता है, जो खुशखबरी आप लोगों के लिए कि इंटरमीडिएट लेवल पे ऐसे 720 नहीं है, वो फाइनल लेवल पे ही है, तो ये आपका कभी पूछा नहीं जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। सर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ही तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने, यही तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका सेक्शन का हेडिंग क्या होता है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एफआ जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनने चाहिए, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सर इसमें एक नया वर्ड आएगा आप लोगों के लिए, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जहां पे भी रिस्क होता है वहां पे कंट्रोल होता है। रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क है तो कंट्रोल भी है। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि सपोज यहां पे ना मेरा एक कोई एसेट है, सपोज मेरा डायमंड का बिजनेस है और डायमंड मेरा ऐसे ही खुला पड़ा है, तो ये रिस्क है कि कोई चोरी करके ले जाएगा। अब मैंने इस पे क्या एक इंटरनल कंट्रोल लगा दिया कि मैंने ये डायमंड को तिजोरी में संभाल के लॉकर वॉकर में चाबी डाल के रख लिया है। तो ये मैंने क्या किया सर? मैंने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए एक इंटरनल कंट्रोल लगा दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल कंट्रोल। अब ये जो इंटरनल कंट्रोल होता है ना, इसमें 3 चीजें होती है। पहले तो इस इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना पड़ता है, दूसरी चीज होती है कि उसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और तीसरी चीज होती है कि उसे मेंटेन करना पड़ता है। डिजाइन का मतलब क्या है कि सपोज मुझे ना डायमंड के चोरी होने का रिस्क कम करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सोचा कि मैं इसको सेफ लॉकर में ले जाके चाबी मार के रखूंगा। तो क्या ये इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन सही है? क्या इस डिजाइन की वजह से रिस्क मिटिगेट हो सकता है, हट सकता है? बिल्कुल हट सकता है, क्योंकि आप लॉकर में रखोगे तो चोरी नहीं करके लेके जाएगा। इसी का मैं उल्टा एग्जांपल दूं, आपने सोचा कि यार मैं डायमंड को ना लॉकर में तो रखूंगा लेकिन उसकी चाबी नहीं लगाऊंगा, तो क्या ये इंटरनल कंट्रोल सही से डिजाइन हुआ है? नहीं सर, क्योंकि सर वो इंटरनल कंट्रोल अगर आपने इंप्लीमेंट भी कर दिया तो भी कोई भी लेके जा सकता है, मतलब चोरी करके लेके जा सकता है। तो हम सबसे पहले डिजाइन देखेंगे। फिर एक बार आपने पेपर में इंटरनल कंट्रोल बना तो दिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, डायमंड को तिजोरी में रखना भी तो पड़ेगा ना, तो आपका इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा आपको उसको। फिर एक बार आपने तिजोरी में रख दिया तो आपको बार बार रखना पड़ेगा ना, एक बार निकाल के फिर हो गया बोले हाँ मैंने तो इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको ये इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन भी करना पड़ेगा, कभी चाबी का पासवर्ड चेंज करने की जरूरत पड़े तो वो भी करना पड़ेगा। तो ऐसे हमें चेक करना पड़ता है 3 चीजें इंटरनल कंट्रोल के बारे में, कि क्या उसका डिजाइन सही है, क्या उसको इंप्लीमेंट किया गया था, एंड क्या उसको अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, यस सर। यहां पे हम ये देखेंगे कि ये जो इंटरनल कंट्रोल होते हैं ना, वो ऑडिटर नहीं लगाता भाई। ऑडिटर का काम ये सब नहीं है, ऑडिटर का काम सिर्फ चेक करने का काम है। हमारा कोई काम ऐसे एग्जीक्यूशन वाला काम नहीं है, ये सारा काम मैनेजमेंट करती है। तो हमें ये चेक करना है पहली चीज कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ बने हैं, एंड दूसरी चीज कि क्या मैनेजमेंट ने ऐसे इंटरनल कंट्रोल लगा रखे हैं जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं आएगी। ऐसा इंटरनल कंट्रोल लगाने का काम भी मैनेजमेंट का होता है, हमारा काम सिर्फ चेकिंग करने का होता है। ठीक है, यस सर। और एक जो हमने आपके बेसिक्स में डिस्कस किया था कि सर गोइंग कंसर्न है या फिर नहीं है हमारी एंटिटी, इसकी मतलब हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न है या फिर नहीं है, इसको एसेस करना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, यस सर। और ऐसे 200 जब हम लोग पढ़ेंगे, जो आपका फर्स्ट ऐसे है उसमें ऐसा लिखा गया है कि हम जो ऑडिट करते हैं ना, वो इसी अजम्पशन के बेसिस पे करते हैं। अजम्पशन को यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है इन्होंने, प्रीमाइस, कि इसी प्रीमाइस के बेसिस पर हम ये ऑडिट करते हैं कि मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है। ये मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रखी है। इसी बेसिस पे मैं अपना आगे ऑडिट कंटिन्यू करता हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप घुस के नहीं जाता, क्योंकि मैं मैनेजमेंट पे भरोसा कर लेता हूं। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं जब भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यस सर। तो ये रहा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट हो गया। इसमें आपका ऐसे 210 और 570 यहां पे आएगा।
एक चीज यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये रहा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वाला आप अभी के लिए हटा सकते हैं। बाकी ये आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है सर, क्या इसका ड्राफ्ट करने का क्वेश्चन आएगा? नहीं बेटा, ये ड्राफ्ट करने का बहुत रेयरली है, सी कैटेगरी में आप डाल सकते हो। बाकी ओपिनियन और बेसिस पर ओपिनियन को ए कैटेगरी में डाल सकते हो, बाकी इसको आप सी कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है, यस सर। अब सर हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, तो मैनेजमेंट बोलेगा भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बताओ। तो अब हम यहाँ पे हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगी। हम डिस्कस करेंगे जब आप पूरा ऑडिट कर लेंगे ना, तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप ऐसा मान लीजिए कि हमारी ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ऑडिट करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें जितनी भी चीजें आती है वो सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है। तो ना ही आईसीए आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में क्या आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर है, आप देख ही सकते हैं, ये यहां तक चल रहा है पूरा आंसर। और दूसरा, ना ही ये क्वेश्चन कभी ऐसा पूछेगा आईसीआई कि भाई आप ड्राफ्ट करके बता दीजिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन को, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना बड़ा सेक्शन है हमारे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सबसे बड़ा सेक्शन यही है। तो कभी ड्राफ्ट का भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इंक्लूड क्या करता है वो भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन में ये आएगा, वो बोलेगा कि बताओ ये हमारा टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं सॉरी, टीसीडब्ल्यूजी के साथ हमने कम्युनिकेट किया है, ये हम कौन से सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में बताएंगे। तो सर हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले सेक्शन में आने वाला है, इसका सिर्फ एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, यस सर। तो अब हम बात करते हैं, हमने क्या बोला सर, हमने बोला कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत बड़ा सेक्शन होता है। अब बहुत बड़ा सेक्शन होता है, उसको अगर मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर दिया ना, तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट इतनी मोटी हो जाएगी, कोई पढ़ेगा ही नहीं इस ऑडिट रिपोर्ट को। तो इसलिए ऐसे बोलता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है कि ये जो तुम्हारा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन है, इसकी तुम तीन जगह पे लोकेशन रख सकते हो, तीनों में से कोई भी एक जगह तुम चूज कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हारी मर्जी है तो तुम ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर ही रख लो, ये यहां पे लिखा हुआ है, मैं एक बार यहां से पढ़ा देता हूं कि आप चाहो तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही रख लो। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो इसको रिपोर्ट से बाहर निकाल के इसको एज एन अपेंडिक्स बना दो। अपेंडिक्स मतलब क्या होता है? एज एन अटैचमेंट आपकी रिपोर्ट के नीचे इंक्लूड कर दो। या फिर तीसरी चीज, सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ, आप इसको किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके लिख दो। किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की, खुद की वेबसाइट पे नहीं बोला है, किसी अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके आप लिख सकते हो, लेकिन यहां पे आपका लॉ एंड रेगुलेशन आपको एक्सप्रेसली परमिट करता है तो ही आप ऐसा कर सकते हो। मतलब लॉ एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि हम ऐसा कर सकते हैं तो ही हम ऐसा कर सकते हैं। अगर लॉ एंड रेगुलेशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लॉ एंड रेगुलेशन में एक्सप्रेसली परमिट होना चाहिए, तो हम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके इसको मेंशन कर सकते हैं। यही सेम चीज, यही 3 पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यस सर। लॉ एंड रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हमारे कोर्स में नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि लॉ एंड रेगुलेशन अगर कुछ बोल रहा है तो हमें उसकी बात माननी है। पूरे ऑडिट में लॉ एंड रेगुलेशन हमारा ओवरराइड करता है, लॉ एंड रेगुलेशन हमारी प्रायोरिटी है कंपेयर टू द एसेस। तो एसेस को ना फॉलो करके हमें हमेशा लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। ठीक है, यस सर। इसके बाद क्या आता है? अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है सर? सो बेसिकली होता क्या है ना, ये जो हम एसएस के अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इसमें एसएस के अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्टिंग बोला है वो हम अपनी रिपोर्ट में करते हैं। एसएस के अलावा कंपनीज एक्ट में भी तो हमें बोला गया है कि हमें रिपोर्टिंग करनी है। जैसे कारो अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि सर कारो की रिपोर्टिंग हमारे कंपनीज एक्ट में बोली हुई है। अब कंपनीज एक्ट में हमें कारो की रिपोर्टिंग बोली हुई है और हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसको इंक्लूड करना है, एसएस में तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। यहां पे ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको कंपनीज एक्ट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अलावा जितनी भी रिपोर्टिंग करने के लिए बोला गया है वो सारी की सारी रिपोर्टिंग आप इस सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। मतलब कारों की जो भी रिपोर्टिंग होती है वो भी एक अलग सेक्शन में होती है जिसका नाम होता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। आप सोचेंगे नहीं सर, मैं जो कारों की रिपोर्टिंग है ना असल अलग अलग नहीं करनी है, या फिर मुझे कोई भी रिपोर्टिंग जो है अलग से बोली गई है वो मुझे अलग अलग नहीं करनी है, मुझे एसएस के साथ ही उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो ऐसे बोल रहा है मेरे साथ ना डिफरेंशिएशन बना के चलना, मुझे ना अलग से दिखा के चलना। मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये बोल रहे हैं क्लियरली डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए अगर वो सेम सेक्शन में प्रेजेंटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी वाला फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब मुझे ना कंपनीज एक्ट में बोला गया है, सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको अपने ऑडिटर रिपोर्ट में ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्लूड करनी है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि यार मैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन बना रहा हूं, एज पर एसेज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहा हूं, तो मैं उसी सेक्शन के अंदर अपनी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख देता हूं ना जो कंपनीज एक्ट में बोली है। तो ऐसे बोलता है कि पहली बात तो आपको अलग से सेक्शन बनाना चाहिए।
अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी सेक्शन के अंदर उसको इंक्लूड करना चाहिए तो आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियरली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि सर एज पर एसेज आपकी रिपोर्टिंग कौन सी है एंड अदर देन एसेज आपकी रिपोर्टिंग कौन सी है। मतलब मान लीजिए, मैं तो मोटा मोटा आपको बताता हूं, आपको एक हेडिंग डाल देनी चाहिए कि एज पर एसेज हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज पर अदर लॉज एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हमारी ये रिपोर्टिंग है, ताकि एसेज से वो क्लियरली डिफरेंशिएट होकर दिखे। ठीक है, यस सर। अब ये मोटा मोटा आपकी रिपोर्ट खत्म हो जाती है। अब तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, दैट इज साइन करना, प्लेस डालना और डेट को डालना। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। सर सिग्नेचर में ये बोल रहा है कि क्या सिर्फ मैं ऐसा सिग्नेचर करके आ जाऊं? नहीं सर, किसी को पता नहीं चलेगा कौन से सीए ने साइन किया है, इसलिए यहां पे बोला गया कि आपको ना अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपनी जो फॉर्म है उसका नाम लिखना पड़ेगा। फिर आप जब रजिस्टर हो जाते हो, एज ए सीए बन जाते हो, तो आपका एक मेंबरशिप नंबर आता है आईसीए के द्वारा, तो वो मेंबरशिप नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड फॉर्म को भी हमें क्या रजिस्टर करवाना पड़ता है आईसीए के थ्रू, तो वो फॉर्म का भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये चार चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब आप एक ध्यान दीजिए, ये सिर्फ हम चार चीजें मेंशन करते हैं, तो ये चार चीजें तो मेरे बिहाफ पे कोई और भी मेंशन कर सकता है और मेरी साइन तो कोई और भी कॉपी कर सकता है ऐसे करके। तो सर ऐसा ना माल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे एक्चुअली में। ऐसे प्रैक्टिकली वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी जहां पे पता ही नहीं चलता था कि ये वाला रिपोर्ट किसी उस ऑडिटर ने साइन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि कोई भी थंपा लगा के चला जाता था। तो इसीलिए इस सिचुएशन को रोकने के लिए आईसीआई लेके आया यूडिन। क्या बोलते हैं सर इसको हम? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये यूडिन क्या है सर? ये यूडिन है 18 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या? इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारा पूरा कहाँ गया, ये हमारा पूरा सिग्नेचर है। सिग्नेचर में आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे हमने फर्म का नाम मेंशन किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये मेंशन किया, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया, हमने अपनी साइन कर दी, अपना नाम मेंशन कर दिया, अपना डेजिग्नेशन मेंशन कर दिया और अपना मेंबरशिप नंबर मेंशन कर दिया। तो यहां तक तो हमने सब कर लिया। अब हम यहाँ पे यूडिन मेंशन करते हैं, जो आप देखेंगे 18 डिजिट्स का है और इसमें नंबर्स भी है और इसमें अल्फाबेट्स भी है। ये होता है हर एक डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक बनता है ये। तो हुआ क्या था, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट थे जो थर्ड पर्सन अटेस्ट करके देते थे, साइन करके देते थे, खुद को सीए बोल के मिस रिप्रेजेंट करते थे खुद को। इसीलिए आईसीआई ने बोला कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जिनके पास फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब आपको अगर अपनी ऑफिस खोलनी हो, आपको अपनी फर्म खोलनी हो, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो आप खुद को यूडिन पोर्टल पे रजिस्टर करवा सकते हैं और एक यूडिन जनरेट कर सकते हैं उस रिपोर्ट के लिए जो रिपोर्ट आप साइन करने जा रहे हैं। ठीक है, और हर एक ऑडिट रिपोर्ट पे, हर एक सर्टिफिकेट पे जो भी आप साइन करते हैं उस पे आपको ये यूडिन मेंशन करना मैंडेटरी है। सर ये क्यों मैंडेटरी है? अब इसमें होगा क्या कि देखो मैंने यूडिन मेंशन कर दिया, तो मैंने मेरी डिटेल्स उस यूडिन के अंदर सारी स्टोर्ड है क्योंकि वो यूडिन पोर्टल पे मैंने उसको जनरेट किया था। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि भाई मैंने ही इस साइन को किया है कि नहीं किया है। तो आप क्या करोगे, मेरा यूडिन लेके जाओगे, उस पोर्टल पे जाओगे, वहां पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूडिन एक्चुअली में किस पार्टनर ने साइन किया था, कब साइन किया था, कैसे साइन किया था, और ये यूडिन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इससे क्या ऑथेंटिसिटी पता चलती थी कि हाँ भाई इसी पार्टनर ने, इसी सीए ने इस पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट को, इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को साइन किया है। ठीक है, यस सर, ये था हमारा पूरा यूडिन का कॉन्सेप्ट। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं यूडिन का 126 का, फिर हम आगे पढ़ते हैं। 126 नीचे है थोड़ा, ये है। ये क्या बोल रहा है सर? किरण एक स्टूडेंट है, वो जब अपना ऑडिट रिपोर्ट देख रहा था तो उसने ये यूडिन को देख लिया, 18 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर को देख लिया। तो वो सोच रहा है कि यार इसका पर्पस क्या था, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड क्या सिर्फ ये ऑडिट रिपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है? तो मतलब बेसिकली ये पूरा अपने यूडिन का डिटेल्स पूछ रहे हैं। तो हम बताएंगे कि देखो भाई ये जो 18 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर आपको दिख रहा है ना, इसको हम यूडिन बोलते हैं। ये सिस्टम जनरेटेड यूनिक नंबर होता है। पहले बहुत सारे लोग खुद को मिसरिप्रेजेंट कर देते थे, इसलिए ऐसे लेके आया कि भाई जो भी हमारे सीए इन प्रैक्टिस है वो एक यूडिन पोर्टल पे जाके हमारे यूडिन को लेके आ सकते हैं। और ये आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। जो भी ऑडिट रिपोर्ट आप साइन कर रहे हो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्या सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में रिक्वायर्ड है? नहीं सर, ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स सब में रिक्वायर्ड है। जिसमें भी कोई भी रिपोर्ट आप साइन कर रहे हो, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कोई भी रिपोर्ट आप साइन कर रहे हो ऑडिट के अलावा भी, तो भी आपको यूडिन मेंशन करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। और इसलिए भी ताकि लोगों को शक ना हो कि ये किसी सीए ने साइन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, यस सर। तो हम बात कर रहे थे साइन ऑफ द ऑडिटर की। साइन ऑफ द ऑडिटर में सर वही चीज है कि सर ऑडिटर को खुद के नाम पे, फर्म के नाम पे, खुद के मेंबरशिप नंबर में, फर्म के रजिस्ट्रेशन नंबर में एंड यूडिन मेंशन करना पड़ेगा साइन करते टाइम। ये आपका मैंने सिग्नेचर आपको 125 क्वेश्चन नंबर पे भी है। सर क्या है, हाउ द ऑडिटर्स रिपोर्ट विल बी साइन, कैसे साइन करेंगे ये मैंने आपको दिखा रखा है। ये हमारी फर्म का नाम आ गया, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, हमारी सिग्नेचर आ गई, हमारा नाम आ गया, हमारा मेंबरशिप नंबर आ गया, ये यूडिन
आ गया। अब यहां पे दो चीजें और आएंगी, दैट इज प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड डेट। अब सर ये प्लेस ऑफ सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि मैंने घर का एड्रेस देना है, ऑफिस का एड्रेस देना है, ऐसा कुछ है क्या? तो नहीं, यहाँ पे प्लेस में ये लोग बोल रहे हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो बस सिटी का नाम बता दीजिए, कौन सी सिटी में बैठ के आपने ये साइन किया है, तो वो सिटी का नाम आपको बताना है। और लास्ट में आता है आपका डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे हवा में कोई भी डेट नहीं डाल सकते ऑडिट रिपोर्ट की, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि जिस दिन आपने ये डेट डाल दी ना, जिस दिन की भी आपने ये डेट डाली है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, इसका मतलब ये होता है कि इस दिन आपने अपना ऑडिट खत्म कर दिया था, इसके बाद आपको ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं थी, इस दिन आपने अपना ओपिनियन बना लिया था। तो सर ये जो डेट होगी ना, क्या ये वो डेट हो सकती है हमारे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने से पहले ही हम डेट डाल सकते हैं? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ऑडिट में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना मैंडेटरी होता है, बिना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के हम डेट नहीं डाल सकते। तो एक बार आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए उसके बाद डालना। दूसरी चीज, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने से पहले मैं डेट डाल सकता हूं? सर क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, ऑडिट मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना है, आप बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने से पहले मैं अपना ऑडिट खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी लिख सकता हूं भाई। इसलिए यहां पे बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर हो जाने चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें ये डेट डालनी है। एंड तीसरी चीज, जिन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उन्होंने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली हो, उसके बाद ही तुम्हें डेट को डालना है। मतलब तीन यहां पे कंडीशन है डेट ऑफ रिपोर्ट डालने की। क्या क्या तीन कंडीशन है यहां से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, आपकी ये जो डेट है वो आपके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बाद ही होनी चाहिए। मतलब जिस दिन आपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया उस दिन या फिर उसके बाद तक, उसके बाद की ही कोई डेट डालनी चाहिए। दूसरी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम्हारे प्रिपेयर हो जाने चाहिए, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम्हारे प्रिपेयर हो गए हो, क्योंकि भाई ऑडिट तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हुए, तुम बोल रहे हो कि हाँ सब कुछ सही है, ये क्या बात हुई भाई? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए, एंड जिन्होंने प्रिपेयर किया उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो ऐसे तुम्हारा पूरा ये ऑडिट रिपोर्ट का हमारा बेसिक एलिमेंट्स जो है वो खत्म होता है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यस सर। चलिए अब लास्ट एक टॉपिक आता है हमारा रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ एंड रेगुलेशन। सर ये रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ एंड रेगुलेशन क्या है, जस्ट लास्ट में आप देखिए, फिर आपका ये पूरा सेक्शन ही खत्म हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि सर हो सकता है लॉज एंड रेगुलेशंस जो हमारी जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी पे जो लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट में ये स्पेसिफिक लेआउट आना चाहिए, ऐसी स्पेसिफिक वर्डिंग आनी चाहिए। मतलब लॉ एंड रेगुलेशन ने खुद का लेआउट दे दिया, खुद की वर्डिंग दे दी। अब मैं उस अगर एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे उसके लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तो मुझे उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन सर मेरे पास एसएस भी है, एसएस भी बोलते हैं कि मुझे ऑडिट रिपोर्ट बनानी चाहिए, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया, क्या मैं दो दो ऑडिट रिपोर्ट बनाऊं? तो फिर मैं क्या बोला, नहीं यार मैं ना एक तीर से दो निशाने करूंगा। मैं क्या करूंगा, क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन को तो हमें फॉलो करना ही है, एसएस से ऊपर है लॉ एंड रेगुलेशन, तो लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैं रिपोर्ट बना दूंगा। उस रिपोर्ट में मैं एसएस को भी रेफर कर दूंगा कि मैंने एसएस को भी कंप्लाई किया है, तो मुझे एक ही रिपोर्ट में दो काम मेरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एसएस वाले चालाक निकले, वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो, अगर आप एसएस को भी रेफर करना चाह रहे हो तो आप तभी कर सकते हो जब आपकी लॉ एंड रेगुलेशन वाली ऑडिट रिपोर्ट में मिनिमम सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। जो भी ये एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं ना, जो भी एसेज में आपके एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपकी लॉ एंड रेगुलेशन वाली रिपोर्ट में होने चाहिए, तब ही आप ऐसे को रेफर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। मतलब अगर ये एलिमेंट्स नहीं है तो फिर हम ऐसे को रेफर नहीं कर सकते, हमें दूसरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ऐसे के हिसाब से। इससे ज्यादा एलिमेंट्स डालने डाल तो लॉ एंड रेगुलेशन जैसा बोलता है वैसा कर लो, लेकिन मिनिमम तो ये एलिमेंट्स हमें चाहिए। लेकिन इसमें आईसीए ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया, बोले 3 एलिमेंट्स नहीं होंगे तो चलेगा। कौन से 3 एलिमेंट्स? एक तो जो अदर इंफॉर्मेशन वाला एलिमेंट है, 720 वाला, वो नहीं होगा तो चलेगा। लोकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी वाला एलिमेंट नहीं होगा तो चलेगा। एंड तीसरी चीज, अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी वाला एलिमेंट नहीं होगा तो चलेगा। कौन कौन से 3 एलिमेंट है यहां से मैं आपको दिखाता हूं। एक तो ये अदर इंफॉर्मेशन वाला, एक ये लोकेशन वाला, और एक ये आपका अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी वाला। ये 3 एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है वो आपकी लॉ एंड रेगुलेशन वाली रिपोर्ट में होने चाहिए, तभी आप उसको एसेस को रेफर कर सकते हो, वरना आप एसेस को रेफर नहीं कर सकते और आपको अलग से एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, यस सर, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बिल्कुल करवा दिए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करवा दिए हैं। तो ये हमने अभी किया है पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन बैंक। पार्ट 2 एसएस 700 के क्वेश्चंस आपके ना होमवर्क के हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अगर कॉन्सेप्ट बुक बहुत अच्छे से कर लिया ना तो आपको पार्ट 2 देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको वो क्वेश्चन बैंक खोलना ही नहीं है। एक बार बस आप खोल के आज देख लीजिएगा कि कैसे
कैसे क्वेश्चन होता है, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। लास्ट वाली लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट बुक को देख के उसका आंसर लिखना है। ठीक है, यस सर। तो अभी के लिए एक दो टॉपिक्स के लिए आप देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी कैसे होता है, वरना आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। अब इसका जो पूरा रिवीजन है ना SS 700 का, वो पूरा एक क्विक रिवीजन में 10-15 मिनट में पूरा रिवीजन आपको करवा दूंगा और वो रिवीजन में आपको एक आपके क्या बोलते हैं ड्राइव, मतलब सॉरी, आपके ऐप में अपलोड कर दूंगा। आपका जो 4 सेक्शन है, एक आपका इंट्रो वाला सेक्शन है, एक लेक्चर्स वाला सेक्शन है, एक आपका हमारा हैंडरिटन नोट्स वाला सेक्शन है और एक हमारा क्विक रिवीजन वाला सेक्शन होगा। तो वो क्विक रिवीजन वाले सेक्शंस में आपको अपना एक वीडियो दिख रहा होगा भी क्विक रिवीजन के लिए, जिसको हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं पूरा SS 700। तो आप एक बार ये देखेंगे, उसके बाद आप वो क्विक रिवीजन देखेंगे, फिर आप एक बार सेल्फ स्टडी कर लेंगे, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए जब तक आपके लेक्चर्स चल रहे तब तक। ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार, बस दुआ में याद रखना, हम CA बनेंगे। थैंक यू, बाय बाय।